हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th को नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने जा रही हैं। इससे पहले हम सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन, तो तीन बातें दिमाग में आती हैं बेटा। फर्स्ट जो बात होती है वो तो ये वाली बात होती है कि क्या ये रिएक्शन हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ये हो सकती है ये रिएक्शन या नहीं हो सकती है। सेकंड, अगर हो सकती है तो ये रिएक्शन कितनी होगी, ठीक है, कितने अमाउंट, कितनी एक्सटेंट तक होगी, ये वाली बात होती है। और तीसरी बात होती है कि कितने टाइम में होगी, यानी कि किस स्पीड से होगी। हो सकता है उस काम को होने में बहुत टाइम लग जाए। तो तीन बातें मैंने बात की। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है कि क्या ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो पहला है हमारे पास स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब किसी भी रिएक्शन की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, हो जाएगी या नहीं होगी। तो इन चीजों के बारे में हम किस बात में डिस्कस करते हैं, ये चीजें कहाँ से सीखते हैं हम, थर्मोडायनामिक्स में, जहां हम डेल्टा जी की बात करते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देती है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सटेंट, यानी कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन होगी। तो जब हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो हम इक्विलिब्रियम में बात करते हैं कि रिएक्शन कहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, कब एग्जिस्ट कर जाएगा इक्विलिब्रियम, तो किस एक्सटेंट तक होगी, हम कौन से कहाँ पे डिस्कस करते हैं, इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो है किस रेट से, यानी किस स्पीड से होगी। रेट का मतलब क्या है बेटा, अभी ध्यान से सुनो, किस स्पीड से हो रही है रिएक्शन। अब मतलब मान लो आपको कोई भी काम करना है, वो हो भी सकता है, हो जाएगा, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि कितने अमाउंट में हो सकता है, लेकिन ये पता करना कि भाई किस स्पीड से हो सकता है, यानी कि मान लो आपको कोई काम करना है, उसको करने में मान लो 10 साल लगते हो, तो स्पीड कितनी कम होगी, वो रेट कितनी कम होगी, है ना। तो रेट का मतलब कि वो काम कितनी जल्दी से होता है और कौन कितनी मतलब स्लो होता है। ठीक है, तो रेट का मतलब यही है। तो केमिकल काइनेटिक्स इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेगी कि कोई भी रिएक्शन की रेट क्या है। तो यहाँ पे काइनेटिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, काइनेटिक्स के अंदर हम रिएक्शन की रेट के बारे में बात करेंगे, कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को, ठीक है, और किससे क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, तो किस मैकेनिज्म से जल्दी से रिएक्शन होती है, किस, क्योंकि मैकेनिज्म का मतलब क्या है, मान लो आप दो तरीके से, अगर आपको ये पता चल जाए बेटा मैकेनिज्म किस तरीके से, जैसे आप ये वाला पढ़ते थे, मतलब +1 में एक चैप्टर करते थे जिसमें आप करते थे कि कार्बोकैटायन बनते हैं रिएक्शन के इंटरमीडिएट के तौर पे, या फिर कार्बो एनायन बनते हैं, ठीक है, और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो मान लो एक रिएक्शन कार्बोकैटायन वाले पाथ से जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो बहुत स्लो हो रही है, ठीक है, और मान लो फ्री रेडिकल वाले पाथ से वो बहुत स्पीडली हो रही है। तो हमें क्या पता चलता है, मैकेनिज्म का भी पता चलता है कि भाई हाँ, अगर इसमें स्पीड से रिएक्शन हो रही है तो पक्का किस वाले मैकेनिज्म से हो रही होगी, पक्का फ्री रेडिकल वाले मैकेनिज्म से हो रही है, ये वाली स्पीड से हो रही है। तो मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, रेट का पता करते हैं, प्लस उसको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनका पता चल जाता है हमें। ठीक है, और काइनेटिक्स, क्योंकि हमें पता, एक बात बताओ फैक्टर्स का कैसे, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया और रेट बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है आप बताओगे कि टेम्परेचर, यानी कौन सा फैक्टर, टेम्परेचर, टेम्परेचर ने क्या कर दिया, आपकी रेट को बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो इसका मतलब वो ये फैक्टर उसको बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये उसको अफेक्ट कर रहे हैं। मान लो कोई फैक्टर ऐसा हो, कोई एक फैक्टर कोई भी एज्यूम कर दे सकते हो कि किसी रिएक्शन पे प्रेशर अगर आप चेंज करते हो तो वो रिएक्शन मान लो ना तो रिएक्शन की रेट घट रही है ना रिएक्शन की रेट बढ़ रही है, तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला फैक्टर इस रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या मतलब है, अब हमारी बात फिर से एक बार
रिपीट करती हूँ मैं सारी बातें। हमने क्या डिस्कस किया बेटा, देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ 3 फैक्टर्स जुड़े हुए होते हैं। फर्स्ट होता है कि क्या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, क्या वो रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वो होता है डेल जी से पता करते हैं हम, ये जिसके बारे में हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर कोई रिएक्शन कितनी एक्सटेंट तक होती है, यानी कि वो रिएक्शन कितनी एक्सटेंट तक हो रही है, तो उसका हम कहाँ से, कौन से वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम के अंदर इन सब बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है बेटा किस स्पीड से हो रही है कोई रिएक्शन, तो वो क्या होती है हमारी रेट। तो आपके दिमाग में इतनी बात हो जानी चाहिए कि जो हम पूरा चैप्टर, सारा जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब ये सारा चैप्टर इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि क्या रिएक्शन की रेट है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रिएक्शन को, और क्या बोल सकते हो कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे हम काइनेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमारे, जैसे मैंने अभी बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके बेसिस पे रिएक्शंस को, जितनी भी हमारे आसपास रिएक्शंस हो रही हैं, उसको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करवा दिया बेटा, ठीक है। जैसे हम मान लो मैं आपकी क्लास को कैटेगराइज करवा दूं, यानी कि एक तो ऐसे बच्चे जो बहुत स्पीडली काम करते हैं, यानी कि जल्दी से फास्ट मतलब एक्शन करते हैं, यानी कि जल्दी से आंसर करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे फास्ट, ठीक है। उस तरह की जो रिएक्शंस होंगी वो क्या हो जाएंगी फास्ट रिएक्शन, जो जल्दी से करती हैं। जो बहुत धीरे से होती हैं उनको स्लो, यानी कि जिन बच्चों को बहुत बार बोला जाए, ठीक है, तब जाके काम करेंगे, तो इसका मतलब वो स्लो है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो बहुत टाइम में काम करके देगी, यानी कि जो रिएक्शन बहुत लंबे टाइम में होगी वो स्लो रिएक्शन हो जाएगी। और थर्ड हो जाएगी हमारी मॉडरेट, यानी कि जो इनके बीच की हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट जो बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वेरी फास्ट रिएक्शंस, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो बहुत जल्दी से हो जाती हैं। जैसे मान लो मैंने किसी एसिड को किसी बेस में मिक्स करवा दिया, ठीक है, यानी कि जैसे H2SO4 को मैंने किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया, जैसे मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो ये क्या है, बहुत स्पीड से होने वाली रिएक्शन है। तो क्या बोलोगे, H2SO4 को रिएक्ट करवा दिया हमने NaOH के साथ, तो ये क्या है बेटा, ये फास्ट रिएक्शंस में आ जाएगी, ठीक है, एकदम से रिएक्शन होती है ये वाली, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा Na2SO4 प्लस क्या बनेगा हमारा वाटर। तो ये हमारी क्या होती है, वेरी फास्ट रिएक्शंस में काउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जैसे आप सोडियम को पानी के अंदर डाल दो, एकदम से आग लग जाएगी, ठीक है। तो ये क्या रिएक्शंस है, ये बहुत फास्ट रिएक्शंस हैं। सेकंड जो आता है हमारा, उसको डिस्कस करने पहले बात करेंगे वेरी स्लो, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, यानी कि बहुत दिनों के बाद उसका असर जाके दिखता है हमें कि हाँ ये क्या हो गया है, ठीक है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, 10th में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि हाँ भाई ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो ये क्या है, ऐसा तो नहीं है ना कि तुरंत हो गया, आपने आयरन लेके आए और वो जल्दी से हो गया, ठीक है, इसको बहुत टाइम लग जाता है इस रिएक्शन को होने में। तो ये क्या हो जाएगी, बहुत स्लो रिएक्शन, यानी कि वेरी स्लो, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास मॉडरेट, यानी कि जो इन दोनों के बीच की है, यानी कि ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत जो रिएक्शन हो जाएगी ना, ऐसी है कि बहुत टाइम लगा रहे, बहुत लंबे टाइम तक चलती जा रही हैं, ये होती हैं हमारी मॉडरेट रिएक्शन। और प्रीफर भी हम इन्हीं को करेंगे, हम ना तो ये चाहेंगे कि बहुत जल्दी से हो जाए, ना हम बहुत स्लो वाली को चाहेंगे। हमें तो वैसे है ना, प्रीफरेंस भी इसी को देंगे कि मॉडरेट स्पीड से हो जाए, ना तो बहुत फास्ट हो ना बहुत स्लो हो, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर भी दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हो बेटा। जो कॉमन हम जो बार बार भी यूज करेंगे आपके चैप्टर के अंदर भी, एक है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। तो एस्टर का जो हाइड्रोल एसीटेट ये लिख दिया, या फिर एस्टर लिख देते, जो एस्टर का यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो वो जो हो रहा है वो क्या है, मॉडरेट स्पीड से हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, मॉडरेट। तो ये रेट ऑफ रिएक्शंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा, तो ये हमारी होगी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करें। अब हम ये बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओगे कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करती हूँ, मान लो
हम आपके क्लास के 2 एग्जांपल्स को ले लेते हैं। मान लो दिव्या ने पेज लिखे 4 दिन में, मतलब ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे बोलते हैं कि दिव्या ने 4 पेजेस लिखे हैं, बस 4 पेजेस, ठीक है। और चंचल ने लिखे हैं मान लो 6 पेजेस, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे भाई चंचल ने ज्यादा काम किया है, सिंपली ऐसे। लेकिन क्या हम ऐसे कंपेयर करवा सकते हैं? तो गलत है भाई। हो सकता है कि चंचल ने 6 पेज लिखे हों 60 डेज में, ठीक है, और दिव्या ने 4 पेज लिखे हों 2 डेज में, ठीक है। तो रेट किसकी ज्यादा है? रेट यहाँ पे ज्यादा है। तो रेट को जब कंपेयर करते हैं तो एक बात सोचो बेटा, जो काम जो चेंज हुआ है उसको किससे डिवाइड करवाना पड़ेगा? हमें उसके कंपेयर करवाना पड़ेगा उसके टाइम से, यानी कि जितना टाइम लगा। तो देखो वैसे देखने में क्या लग रहा था, अगर हम इस चीज को नहीं देखें, 2 और 60 को नहीं देखें, तो हमें लग रहा है कि भाई चंचल ने बहुत काम किया है, ठीक है, 6 पेजेस लिख दिए हैं, ठीक है। ये मतलब लेना नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो 6 पेजेस लिख दिए और दिव्या ने तो 4 पेजेस लिखे हैं। लेकिन फिर अगर हम इस चीज को उल्टा कर दें तो ये अब दिव्या का काम ज्यादा लगने लग जाएगा हमें कि नहीं भाई दिव्या ने ज्यादा काम किया है, 2 दिन में ही 4 पेज लिख दिए, चंचल ने तो 60 डेज में लिखे हैं, ठीक है, 2 महीने में लिखे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? सिंपल सी बात है, जब हम किसकी बात करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं लिखने लगूं तो आप कैसे बोलोगे? यानी कि जो कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, ठीक है, तो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी कि जिस स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट थे उससे रिएक्शन, जब भी कोई रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है बेटा? यहाँ पे रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? हमारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर एज्यूम करके चलते हैं, मैक्सिमम केसेस में हम ये कि चलते हैं कि प्रोडक्ट 0 है हमारा और रिएक्टेंट फुल है, यानी कि जितना भी है हमारे पास, कि जितने भी मोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0, तो जितना भी चेंजमेंट हुआ है, ठीक है, मान लो रिएक्टेंट के यहाँ पे 100 मोल्स थे और इसके 0 थे, ठीक है, ये मान के चलिए। अब यहाँ पे मान लो इसके बन गए 60 और इस पे बच गया 40। तो वैसी बात है, देखो इसके कितने बच गए? 100 माइनस 60 कितना बच गया? 40। क्योंकि अगर ये टाइम 0 है, टाइम 0 के ऊपर बात करें तो टाइम 0 पे ये रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं? 100 हैं और प्रोडक्ट के 0 हैं। ये मान लेते हैं कि इसके कितने कन्वर्ट हो गए हैं, मान लो 60, 1 लेके चल लिया है हमने, ऐसे मान लिया। तो जितने प्रोडक्ट के बने बेटा उतने ही तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में से भी। अब आप सोच के चलो कि रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ है। देखो रिएक्टेंट में कितना चेंज आया है? 100 से 40 बच गया, यानी कि 100 पहले था 40 बाद में बच गया, तो कितने का चेंज आया है? 60 का। प्रोडक्ट कितना बना है? 60। तो मतलब चेंज तो सेम ही रहेगा ना। चेंज तो क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। मैं सिंपल सी बात आपको सिखाना चाहती हूँ कि चेंज तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो 60 ये बनेगा और 60 इसमें से कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि जितनी अमाउंट इसमें से कम हो रही है उतनी इसकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सी बात अगर मैं लिखने लगूं तो चेंज इन द कंसंट्रेशन। तो जब हम किसकी बात करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो मैंने अभी बताया सिर्फ हम कंसंट्रेशन चेंज को नहीं बोल सकते। जब मैं ये बोल दूं कि सिर्फ 60, लेकिन नहीं बेटा, आपको क्या लिखना है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम आपको लगाना पड़ेगा टाइम्स के कंपैरिजन में। तो हम क्या बोलते हैं? किसी भी रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन of any one of रिएक्टेंट। मैंने अभी आपको सिखाया, चाहे रिएक्टेंट की बात करो, चाहे आप किसकी बात करो बेटा, प्रोडक्ट की बात कर लो, प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना रिएक्टेंट कम होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमें उसको टाइम से डिवाइड करवाना बहुत जरूरी है ताकि हमें ये एग्जैक्ट आइडिया आए। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल अच्छे से लेके समझा दिया है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यों टाइम के रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब अगर हमारा रिएक्टेंट से क्या बन रहा है बेटा? प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो आप रेट क्या हो जाएगी? मान लो अभी ऊपर वाले की बात करें तो कहा कितने का चेंज हो रहा था? 60।
मोल्स नहीं लिखते हैं। देखो कंसंट्रेशन में और मोल्स में फर्क होता है। कंसंट्रेशन तो कब बनती है बेटा, जैसे कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 60 बात कर दी तो नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन नहीं है। नंबर कंसंट्रेशन कब बनती है, जब मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी की फॉर्म में लिखते हो। तो मोलैरिटी जैसे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि मान लो 1 लीटर है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये होती है कंसंट्रेशन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हम मोलैरिटी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी रिएक्शन में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स नहीं, उसको मान लेते हैं वॉल्यूम 1 लीटर था तो 60 मोल्स थे और वॉल्यूम 1 था, तो कंसंट्रेशन कितनी थी, वही है 60 मोलर थी इसकी, ठीक है। तो 60 मोलर चेंज हो गई थी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जैसे मान लो रिएक्टेंट से क्या बना बेटा, प्रोडक्ट बन रहा था, तो मैंने बताया था यहाँ पे 100 थे, ये 0 था, ये प्रोडक्ट कितने बन गए, 60 मोल्स बन गए, यानी कि 60 मोलर बन गया, यानी कि 1 लीटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, यहाँ पे कितने बच गया 40। तो यहाँ पे चेंजमेंट भी 60 का हुआ है, ठीक है। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कितनी चेंज हुई है बेटा, 0 से 60। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी फॉर्म में लिख दो, तो क्या लिख सकते हो, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यानी कि चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब समझ रहे हो ना, कितना चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब ये है कि मान लो पहले मतलब 2 बजे हुए थे, आप ऐसे मान सकते हो, तो 4 तक हुआ तो कितने का चेंज हुआ है, यहाँ पे 4 बज गए हैं, मतलब ऐसे मान लीजिए, तो 2 घंटे का इंटरवल, इस तरीके से चेंज इन टाइम। तो ऐसे भी लगाओगे ना कि 2 घंटे के अंदर किया है आपने, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे कितने टाइम में, तो चेंज इन टाइम का ये मतलब है जितना स्टार्टिंग में जो टाइम हुआ था, जो बाद में जो टाइम हुआ था, उनमें उनका जो डिफरेंस है, तो उसी से तो पता चलेगा कितना चेंज, तो चेंज इन टाइम। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, तो डिक्रीज भी 60 का हुआ था बेटा, देखो मैंने अच्छे से बताया, 100 माइनस 40 60 का हुआ है, और इंक्रीज भी तो 60 का ही हुआ है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते, किसी तरह से लिख दो, तो आप वही लिखोगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन of product divided by टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल लिखता है तो टाइम इंटरवल लिखवा दो, कई जगह टाइम इंटरवल लिखा हुआ है, या फिर मैं ऐसे भी लिखवा देती हूँ चेंज इन टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग हो गई है हमारे चैप्टर की, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो आप बताओगे रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है, किसी भी रिएक्शन की रेट है। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की क्या कर सकते हैं, रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली इस तरीके से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, कोई भी हमारे पास रिएक्शन दे रखी है बेटा, जैसे हम कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे PCl5 से क्या बन रहा है हमारा, PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, ये अनस्टेबल होता है और ब्रेक डाउन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बतानी होगी। अगर मान लो मुझे क्या बनानी है, रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, तो आप क्या करोगे कि PCl की जितनी चेंज कंसंट्रेशन हुई, यानी कि जितनी स्टार्टिंग में थी और जितनी बाद में थी, तो उसके चेंज को तो क्या लिखोगे, डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा लगाते हो ना आप, ठीक है, चेंज के लिए। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय क्या लिखते हो आप, जितने भी टाइम में, टाइम मैंने बताया ना, चेंज इन टाइम, यानी कि पहले मतलब मान लो 2 बजे हुए थे, बाद में 5 बज गए, तो कितने का टाइम इंटरवल हो गया, 3 घंटे का हो गया, तो 3 आवर्स लिख दोगे यहाँ पे। तो यानी कि डेल टी जितना भी टाइम में हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इक्वल है, या तो इसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज कर दो, इतने यहाँ पे बनेंगे, एक ये बन रहा है तो एक ये बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चाहे इसकी फॉर्म में लिख लो, यानी कि डेल PCl3, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल टी, या फिर आप इसकी फॉर्म में लिख दो, किसी एक की फॉर्म में लिख दो, एक ही सिर्फ एक जैसा आंसर आएगा, ठीक है, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डेल कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, ये जो साइन लगाते हैं, अब मैं ये दिखाना चाहती हूँ, देखो, सॉरी
ये जो साइन लगाते हैं, ये जो साइन यूज करेंगे बेटा ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करवाने का, ये आपने इक्विलिब्रियम वाले में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे किसके लिए करते हैं हम, ये बताने के लिए कि कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, ये कंसंट्रेशन के लिए रिप्रेजेंट करवाने के लिए करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जरूर लगाना है आपको, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा डेल टी, ठीक है। इस तरीके से सब में सेम आंसर आएगा। अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे। देखो हम सिर्फ एक नेगेटिव लगाएंगे, एक क्या लगाते हैं पॉजिटिव, आंसर सेम है, ठीक है। ये जो साइन कन्वेंशन यूज की जाएगी ये सिर्फ रिप्रेजेंट करवाने के लिए की जाएगी बेटा, ठीक है। इनका कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब कम या ज्यादा माना जाता है उसकी वजह से नेगेटिव वाला फिर और छोटा हो जाता है, ऐसे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन, यहाँ पे मान लो मैं साइन लगा रही हूँ नेगेटिव का, क्यों लगाया, ये साइन बताएगा डिक्रीज को, ये बताएगा डिक्रीज को। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से दिखता है तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट की बात कर रहा है। घटता कौन है टाइम के साथ, रिएक्टेंट घटेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन कौन सी घटेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, तो ये डिक्रीज को बताएगा, ठीक है। और जब प्लस का लगाते हैं, चाहे प्लस का लगाओ और चाहे ना लगाओ एक ही बात होती है, चाहे रिप्रेजेंट करो, नहीं तो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे प्लस का साइन, हम ऐसे मानते हैं, ठीक है। तो जिस भी कंसंट्रेशन के आगे, जिस भी रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन में अगर आपको कहीं पे माइनस का साइन दिखता है, उस माइनस का सिर्फ इतना मतलब होता है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करवाएगा कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इससे ज्यादा इस साइन कन्वेंशन का कोई मतलब नहीं रहेगा हमारी काइनेटिक्स के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इससे आगे हम बात करेंगे, ओके। तो अभी हमने सीखा कि कोई भी अगर हमें रिएक्शन दे दी जाए तो हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है। मान लो आपको अब क्वेश्चन दे दिया जाए इससे रिलेटेड, तो वो आपको क्या बताएगा, सारी चीजें बताएगा कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इज दैट एंड टाइम इंटरवल इज दैट, तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप जो भी कंसंट्रेशन आपको बताए, मान लो वो आपको, मैं यहीं पे क्वेश्चन लगा देती हूँ, मान लो वो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 5 मोलर बता देता है और बाद वाली 2 मोलर बता देता है PCl5 की, तो आपको क्या पता है आपको कितना चेंज हो गया, 3 का चेंज हो गया, और मान लो वो टाइम दे रहा है 3 आवर्स, तो आप 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, जितने भी टाइम इंटरवल, तो आपको सिंपली ऐसे पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे अगर मान लो आपकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से ना होके, देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे बेटा, तो यहाँ पे हर जगह कोफिशिएंट 1 है, देखो 1 1 1, ठीक है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला ठीक है। लेकिन अगर आपके कोफिशिएंट हो कुछ भी, मान लो आपके पास एक रिएक्शन है ए बी बी और ये क्या दे रहा है सी और डी और डी, ठीक है, यानी ये जो स्मॉल लेटर्स में मैंने लिखे हैं ये उसको क्या है, उसके कोफिशिएंट्स हैं। तब आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आपको सिंपली वही वाला। अब आपको देखो आगे बताऊंगी ये चीजें, जो ये वाला जो ए होता है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे कैसे आएगा, अभी देखो, अगर मान लो मैं क्या लिखती हूँ, कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, और क्या हो जाएगा हमारा डेल टी। अब जो ये कोफिशिएंट होता है उसको क्या करवा देते हैं बेटा, यहाँ पे डिवाइड करवाते हैं यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ठीक है, तभी तो ये इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको जो भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है उसको उससे डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। अब ये वाला मान लो 1/b डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी और डेल टी, इस तरीके से। तो जो अब यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, ये किसकी, ये क्या है, रिएक्टेंट्स। तो सिंपल इतनी बातें आपको फॉलो करनी है। तो आपको ये सारी चीजें, मान लो रिएक्शन लिख देता है और फिर पूछता है, तब अगर आप सिंपली डेल ए बाय डेल टी लगा देते तो रेट गलत आएगी बेटा वो आपकी, ठीक है। आपकी रेट कैसे निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकालने के लिए अभी दो चीजें आएंगी, रेट ऑफ रिएक्शन तो है ही, आगे रिएक्टेंट की भी अलग अलग बात करेंगे हम, ठीक है, तब इसलिए मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है तो आपको उसके कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करवा देना है, ठीक है, सिंपली डिवाइड करवा देंगे और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, ये चीजें फिर से आएंगी पॉइंट्स के ऊपर और कैसे फाइंड आउट करनी है। चलो
ओके, तो हम क्या कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, अब हमने क्या लिखा, अगर मैं रेट को सिंपली बोलती हूँ तो मैंने बोला कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज, जैसे कि डेल जो भी है हमारा आर, ठीक है, और डेल टी जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसमें चेंज डिवाइडेड बाय डेल टी। और हमें पता है, जैसे मैंने अभी सिखाया बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये कंसंट्रेशन है, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की तो क्या हो जाएगी, आप बताओ सिंपली, इसके लिए क्या होता है मोल्स पर लीटर, यानी कि मोल्स पर लीटर ये होता है, ठीक है। और टाइम के लिए क्या होता है पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि टाइम नीचे आया हुआ है सेकंड लगा दिया, तो मैंने क्या कर दिया मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि सेकंड के अंदर है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा रेट, अब मैंने जो बात की, अगर आप इस चीज को ध्यान से सुनोगे ना, ध्यान से देखोगे, तो एक चीज आपको और अलग लगेगी। पहली बात तो ये यूनिट हो गई, पूरे चैप्टर में ये वाली यूनिट यूज होगी, जब भी रेट की बात होगी मोल पर लीटर पर सेकंड, तो ध्यान रखना ये यूनिट जहां पे भी लिखी मिलती है, किसी भी नंबर के पीछे अगर आपको ये यूनिट लिखी मिलती है तो इसका मतलब पक्का वो किसके बारे में बात कर रहा होगा, रेट के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो आता है, अगर मैंने इसकी बात करी, अगर मैं इस रिएक्शन में एक ड्रॉबैक रह गया, ड्रॉबैक क्या रह गया कि अगर मैंने अभी बात की थी स्टार्टिंग में कि मैंने बोला कि चंचल ने ये पेजेस लिखे 60 डेज में, ठीक है, 6 पेजेस लिखे थे 60 डेज में, और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था कि दिव्या ने 4 पेजेस लिखे थे 2 डेज में, 2 डेज में एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो मैंने अगर ये एग्जाम्पल लिया बेटा, तो लेकिन इससे हमें क्या मिल गया, हम क्या कर सकते हैं इन चीजों से, सिर्फ इस पूरी रिएक्शन को हमें ये नहीं पता चल रहा, हम पूरे इंटरवल का पता कर रहे हैं, पूरे इंटरवल का मतलब कि अगर मान लो कितने दिन में इतना कर दिया हमने, ये स्पीड नहीं पता चली कि भाई मान लो 60 डेज का इंटरवल है उसका, ठीक है। तो जब वो 14th डे था, ठीक है, 40वां दिन था, फर्स्ट डे से 14th डे था, तब उसने उसकी स्पीड क्या थी काम करने की, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जब हम किसकी बात करें, अब यहाँ पे हमें क्या लिख रहे हैं, हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम एवरेज निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग वाली में से लास्ट वाली माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय पहले बाद वाला टाइम में से पहले वाला टाइम माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगी एवरेज रेट आ जाएगी। तो दो तरह की चीजें होगी बेटा, एवरेज रेट, ठीक है। अब हम एवरेज रेट के बारे में, क्योंकि अब दो चीजें हो जाएंगी, एक होता है एवरेज रेट, यानी कि हमें पूरा ओवरऑल अंदाजे से बताना कि एवरेज इतनी है, ठीक है। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट। अब ये क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मतलब रिएक्शन को पूछ लेना, यानी कि अगर मान लो कोई रिएक्शन 0 टाइम से 0 सेकंड से t सेकंड तक गई है, ठीक है, t सेकंड तक हुई है, और वो पहले मान लो 40 थी, ठीक है, और बाद में 20 रह गई है, तो हम क्या करते हैं सिंपली, कितने का चेंज हो गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले 40 थी अब 20, तो हम क्या करेंगे सिंपली 20 डिवाइडेड बाई कितना चेंज हुआ है टाइम t, हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या, तो ये तो क्या है बेटा एवरेज है, उसका ओवरऑल एवरेज है कि पहले टाइम मान लो टी की बजाय मैं मान लेती हूँ कि ये 3 सेकेंड तक हो गया, 0 सेकेंड था टाइम पहले जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, और बाद में जब खत्म हुई जब 3 सेकेंड हो गया था, तो चेंज कितना हो गया 3 सेकेंड का हो गया, ठीक है। पहले कंसंट्रेशन मान लो 40 थी, बाद में कितनी बच गई है 20 बच गई है, तो कंसंट्रेशन 20, तो 20 कंसंट्रेशन चेंज हुई है 3 सेकेंड्स के अंदर, तो हमने ये तो क्या निकाला बेटा, ये तो एवरेज निकाल लिया, ठीक है, ओवरऑल निकाल लिया, ठीक है। अगर मुझे ये चेक करना हो कि जब टाइम 2 सेकेंड हुआ था तब रिएक्शन कितनी थी, तो ये होती है पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, ये होता है कि पर्टिकुलर के लिए। तो अब हम दो चीजें साइन कन्वेंशन के तौर पे दो चीजें लगाते हैं बेटा, देखो अगर आपको आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, देखो जब हम ये वाला डेल्टा वर्ड यूज करते हैं, देखो डेल्टा ये वाला,
तो ये क्या करते हैं, पूरे चेंजमेंट को दिखाने के लिए, और स्मॉल चेंज को दिखाने के लिए डी वर्ड यूज करते हैं। देखो, एक होता है डेल्टा और एक होता है डी। ठीक है, डेल्टा होता है जब लार्ज चेंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन स्टार्टिंग, हमें मान लो कोई रिएक्शन 0 टाइम पे थी, फिर वो 2 मिनट के बाद चेक की, फिर वो 4 मिनट के बाद चेक की, फिर वो 6 मिनट के बाद चेक की, 8 मिनट के बाद चेक की, और यहाँ पे मान लो उसकी कंसंट्रेशन 100 थी, एज्यूम कर लेते हैं, या फिर 90 मान लो, फिर उसकी मान लो यहाँ तक हमें इस टाइम का पता है 70, ये मान लो 60। ठीक है, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में निकालना हो, ठीक है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब ये हो जाता है बिल्कुल छोटे से छोटे टाइम में। ठीक है, बिल्कुल छोटे से छोटे टाइम पे, ये तो 2 मिनट की बात कर रही है, मान लो मुझे हाफ मिनट पे टाइम फाइंड आउट करना है, मुझे तो ये 0 से 2 का तो पता है कि 0 पे नोट कर ली, 2 पे नोट कर ली, 20 का चेंज हो गया, तो ये कितने का चेंज है, सिंपली इसको फाइंड आउट करना है तो मैं लिख दूंगी, ठीक है भाई, डेल्टा आर और डेल्टा टी, फटाफट से वैल्यू पुट करो, डेल्टा आर कितना है, 90 से 70 हो गया यानी कि 20 का, और डेल्टा कितना है, 0 to 2 हो गया यानी कि 2 मिनट्स का, यानी कि 2 into 60 सेकेंड्स में बदल देती हूँ मैं, तो इतने सेकेंड्स का, तो हमारे पास रेट आ गई। लेकिन ये तो बेटा एक लंबे पीरियड के लिए है, लेकिन मुझे मान लो जब रिएक्शन 30 सेकेंड पे पहुंची थी, मुझे उस टाइम को कैलकुलेट करना हो, उस टाइम पे रेट निकालनी हो। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता ना कि भाई सारी की सारी टाइम पे, पूरी की पूरी रिएक्शन के टाइम पे वो सेम स्पीड से काम कर रहा हो, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, इससे तो ये निकल के आ जाता है कि सिर्फ हमारा पूरी रिएक्शन के टाइम पे वो एक ही स्पीड से काम कर रहा था। ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि जो रिएक्शन होती है ना, जो रिएक्शन आगे हम पढ़ाएंगे, जो रिएक्शन की रेट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे रिएक्टेंट रिएक्शन फास्ट होगी, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटती जाएगी, आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन भी घटती जाती है। आप जस्ट सिंपली याद करवा देते हो इस बात को, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ना रिएक्टेंट की, तो उस टाइम पे रेट ज्यादा होती है। जैसे आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, तो सुबह जो आपकी स्पीड होती है ना काम करने की, वो क्या बोल सकते हो आप कि ज्यादा होती है, आप 1 घंटे में ज्यादा काम करते हो, और शाम तक जब जाते हो ना आप, ठीक है, तब आपकी स्पीड कम हो जाती है। सारा दिन एक जैसी स्पीड से तो हम काम नहीं करते बिल्कुल भी। उसी तरीके से रिएक्शन का रेट के बारे में भी कंफ्यूजन हो गया कि भाई ये तो आप ओवरऑल बता रहे हो, अब आपसे पूछ लिया जाए, अब आपके बारे में कोई बोलेगा तो वो बोलेगा पूरा दिन में जो आउटपुट निकल के आ गया और जितने घंटे आपने काम किया उसके बेसिस पे बता देगा, हाँ भाई इस स्पीड से काम किया है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि पूरा दिन एक ही स्पीड रही होगी। तो जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना हो, मान लो आप सुबह 12 बजे किस स्पीड से काम कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना हो, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और एवरेज रेट जैसे फुल डे का मैंने निकाला, ठीक है, तो एवरेज रेट ये वाली बात होती है। इस कंसेप्ट को हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको निकालना सिखाऊंगी रिएक्शन के अंदर ग्राफ देख के कैसे एवरेज रेट निकालनी है, आपको कैसे इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी। मेरे हिसाब से आपके माइंड में इतना तो सेट जरूर हो गया होगा कि भाई इंस्टेंटेनियस में और एवरेज में क्या फर्क है। ठीक है, मेरा कंसेप्ट बनाने से मतलब था बेटा, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो, सिर्फ रटना नहीं है कि एवरेज रेट में और इंस्टेंटेनियस रेट में फर्क क्या है। ठीक है, तो अभी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।